बच्चों को कैसे बचाएं और उन्हें थर्ड वेव में कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में सही जानकारी के लिए शुक्रवार को एक्सपर्ट पैनल द्वारा समझाइश दी गई। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद जैन, विशेषज्ञ डॉक्टर सीसी चौबल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, वक्त ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां पर हमें अपनी जिंदगी को बहुत सजगता से और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाना है। एक राहत की बात यह है कि कोरोना के इस दौर में हमने बहुत हद तक इस बीमारी से लड़ाई लड़कर इस बीमारी को काबू में पाने की कोशिश की है, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम सबको सुकून देते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस लड़ाई में कोरोना से आगे हैं। आज सतर्कता भी और कोविड से कैसे बच्चों का बचाव करें, इस विषय पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ड्रीम भोपाल के सुझाव पर डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की पहल पर ये परिचर्चा आज आयोजित की गई है। और ये परिचर्चा कोरोना से बचाव को लेकर, खासतौर पर बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इन विषयों पर प्रकाश डालेगी। हमारे साथ एक्सपर्ट्स के तौर पर डॉक्टर्स भी जुड़ रहे हैं और अन्य गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपका गेस्ट से परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री फैज अहमद किदवई जी, जो प्रमुख सचिव हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के इंचार्ज भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल अग्रवाल जुड़ चुके हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, भोपाल के जाने माने डॉक्टर हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विनोद जैन, ये भी भोपाल के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सीसी चौबल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल के जाने माने उदर रोग विशेषज्ञ हैं। स्पर्श द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ड्रीम भोपाल से हैं। और आने वाले समय में हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी भी जुड़ेंगे, कलेक्टर भोपाल भी जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं और आमंत्रित करता हूं भोपाल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के इंचार्ज फैज अहमद किदवई जी को। किदवई जी, जिस तरह से समिति ने काम किया है, आम नागरिकों को जोड़कर उनकी सहभागिता के साथ, उनकी मर्जी से हमने जिस तरह से कोरोना को काबू में लाने की कोशिश की है, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। मैं जानना चाहूंगा कि इस दौर में जब हम अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के इंचार्ज होने के नाते, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस होने के नाते, आप हम सबको क्या संदेश देंगे, किस तरह से हम सब लोग आगे बढ़ें और किस तरह से ये जो लड़ाई है इसको हम जीत पाएं? बहुत धन्यवाद अतुल जी। अभी हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो इस चीज़ पर विचार कर रहा है कि भोपाल को किस तरह से खोला जाए। ये लगभग हर ज़िले में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड में इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि पिछले एक हफ्ते से हम लोग 1 तारीख से निरंतर धीरे धीरे चीज़ों को खोल रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि कैसे, अगर हमारे केसेस तो नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे टेस्ट हम कम नहीं करें, हम किस वार्ड में कितने केस आ रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कहाँ हो रहा है, बाज़ारों में, लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनमें, प्रतिष्ठानों में, ऑफिसेज में, ये सारी चीज़ों पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको किसी तरह से सही तरह से चलाएं। और अगला हफ्ता मुझे लगता है बड़ा क्रूशल रहेगा, क्योंकि अगर कोरोना फिर से हो रहा है या फैल रहा है तो 4 या 5 दिन का जो हम एक मिनिमम मानते हैं कि एक जेस्टेशन पीरियड होता है, तो अगले हफ्ते ये देखने में समझ में आएगा कि केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं और कहाँ बढ़ रहे हैं, किन एरियाज में बढ़ रहे हैं। ये चीज़ से कुछ हम आगे के निर्णय लेने में हमें मदद होगी। दूसरी चीज़ जो आज का विषय है वो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, और मैं सभी डॉक्टर साहिबान का धन्यवाद दूंगा कि वो लोग आज हमसे जुड़े हैं,
क्योंकि जैसा बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में, कुछ स्टेट्स में और बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि नेक्स्ट वेव जो है उसमें दो चीज़ें दिख रही हैं। एक चीज़ कि जो एरियाज अभी तक प्रभावित नहीं हुए हैं, जो क्षेत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर हो सकता है कि अगर लहर आए तो वहाँ पर लोग प्रभावित हों। और दूसरा हमारे बच्चे जो हैं वो हो सकता है उनमें संक्रमण ज़्यादा हो। इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानकारी है, और सही जानकारी है। क्योंकि बहुत से लोगों में दुनिया भर की भ्रांतियां हैं, अलग अलग तरह की एडवाइस है। फिर आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो हर तरह की एडवाइस सोशल मीडिया पे आज उपलब्ध है। तो सही चीज़ लोगों को पता हो और सही समय पर वो इलाज ले लें, सही उपचार पा लें, और बच्चों के साथ पैनिक ना करें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम छोटे बच्चों के पेरेंट्स की ये होती है कि वो बहुत जल्दी डर जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं, और उससे अक्सर बहुत सही इलाज उनको नहीं मिल पाता है और महत्वपूर्ण समय वो गंवा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं, इसलिए ये विचार किया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव जो स्पर्श द्विवेदी का और क्लीन भोपाल, ग्रीन भोपाल जो संस्था है, जो पहले और अन्य कार्यों में हमारा सहयोग कर रही थी, तो ये विचार किया गया कि हम स्कूलों में खासकर जो हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये वर्ग जो अभिभावक हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, जाते हैं, तो स्कूल के टीचर्स को, स्कूल के बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को हम सेंसिटाइज करें, और वो आगे, क्योंकि बहुत सी क्लासेस अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही हैं, वो पेरेंट्स को सेंसिटाइज करें, और ताकि सही जानकारियां लोगों के पास हों और वो सही तरह से उसको टैकल करें। प्रशासन की तरफ से मैं केवल ये कहूँगा कि हम लोग अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं, हमें पेडियाट्रिक आईसीयूज बनाने हैं, इक्विपमेंट्स लाने हैं, दवाइयों का इंतज़ाम करना है, और भी इस तरह की जो भी हमें तैयारियां करनी हैं वो हम अपने स्तर पे कर रहे हैं और उसको करते रहेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों में एक जागरूकता आए, और उसी के लिए ये प्रयास आज आप सबके सहयोग से संभव हो सका है। बिल्कुल आपने सही कहा किदवई साहब की बच्चे देश का भविष्य हैं, और बच्चों को लेकर हम सब के मन में एक सहज डर व्याप्त हो गया है, क्योंकि थर्ड वेव में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित होना बताया गया है। तो आशंकाएं पनपना स्वाभाविक है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के बाद हम इस प्रोग्राम में जो डॉक्टर्स के सुझाव आएंगे, उनके जो विचार आएंगे, उनको अलग अलग क्लिप्स के रूप में हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, स्कूल तक ले जाएंगे, जगह जगह हम अवेयरनेस को फैलाने का काम करेंगे। तो आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देशन में ये काम आगे बढ़ेगा, और इसमें ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अन्य स्वयंसेवी संस्थान और आम लोग भी इससे जुड़ेंगे। तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, अब सीधे हम उनसे कनेक्ट करते हैं। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल अग्रवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना जिस तरह से आया, फर्स्ट और सेकेंड वेव में सीनियर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, एडल्ट्स को उसने प्रभावित किया, लेकिन इस दौर में यह भी देखने में आया कि कुछ बच्चे भी कोरोना की चपेट में आए, और निश्चित रूप से थर्ड वेव में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंकाएं हैं। तो बच्चे कोरोना की थर्ड वेव से बचें और वो किस तरह से प्रभावित हो जाते हैं, इन विषयों पर आप प्रकाश डालें ताकि हम लोग अवेयर हो सकें इस बारे में। हमें सबसे पहले बच्चों को कोरोना से बचाना है। बच्चों को कोरोना से बचाना है मतलब कि अभी कुछ महीनों तक तो स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स बंद ही हैं, तो बच्चों तक कोरोना आएगा कैसे? तो वो आएगा थ्रू पेरेंट्स एंड पर्टिकुलरली थ्रू द वर्किंग पेरेंट्स। तो जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर आएगी कि वो अपने बच्चे के लिए इन्फेक्शन को कैरी ना करें, घर पे उनके इन्फेक्शन ना आए। तो हमारी 5 एडवाइसेज हैं सभी पेरेंट्स के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, कि सोशल फंक्शन, सोशल गैदरिंग्स, इनको अवॉइड करें फॉर फ्यू मंथ्स। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग अपनी हैबिट में लाएं, हमेशा मास्किंग एंड डिस्टेंसिंग का पालन करें, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट डेवलप करें कि अपने हैंड्स को अपने फेस पे टच ना करें। ये कुछ
एहतियात हैं जो अगर हम लोग लेते हैं सभी लोग, तो हमारे अपने घर पे हम सुरक्षा रख पाएंगे, हमारे बच्चों को हम कोरोना नहीं ला पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमको समझनी पड़ेगी कि अभी पेरेंट्स का वैक्सीनेशन होता जा रहा है, तो पेरेंट्स जो हैं वो जैसे जैसे वैक्सीनेट होते जाएंगे तो पेरेंट्स तो सुरक्षित होते जाएंगे, मतलब उनको डिजीज नहीं होगी, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो जो भी पेरेंट्स जो पब्लिक डीलिंग्स में इन्वॉल्व हैं उनको खासकर एहतियात ज़्यादा बरतनी पड़ेगी कि उनको कोरोना ना लग जाए किसी से और वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र ना करें। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जब तक हमारे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आ जाता तब तक हम अपने बच्चों को घर पे भी हमको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कई बार आप इमोशनल होकर के फेस पे किस करना चाहेंगे, टच करना चाहेंगे, वो अवॉइड करिए, और घर में भी आपको थोड़ा डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग मेंटेन करना पड़ेगा फॉर फ्यू मंथ्स। दूसरा ये कि अगर बाय चांस हमारे घर में कोरोना आ ही जाता है तो फिर हमारे बच्चे को अगर हो जाता है तो उसका शरीर उस कोरोना से अच्छे से लड़ पाए, इसके लिए उसका इम्यून सिस्टम हमको अच्छा एक्टिवेट करके रखना है। और इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन होता है थ्रू दी बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट मतलब ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अगर आपके बच्चे की डाइट बहुत अच्छी है, बैलेंस फूड खाता है, तो उस बच्चे को सारे विटामिन्स मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उस बच्चे का इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है। और हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिकली ही उस डिजीज से बाहर आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसे कितने बच्चे आए जहां बच्चों में कोरोना के लक्षण देखे गए और उनमें कितने बच्चे ठीक हुए? बच्चों में क्या गंभीर लक्षण देखे गए और उसके बाद भी वो ठीक हो गए? फर्स्ट वेव की अगर हम बात करते हैं तो फैमिलीज पॉजिटिव थी पर बच्चे कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक थे। कुछ बच्चों के टेस्ट हुए, पॉजिटिव आए, लेकिन बहुत 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 लेस अमाउंट। सेकंड वेव में हमने देखा कि एक पीक ऐसा था जिसमें आउट ऑफ 10 ऑलमोस्ट 5 to 6 पॉजिटिविटी थी, यानी इतना कॉमन था इस बार सेकंड वेव बच्चों में। लेकिन उसमें भी अच्छी बात ये थी कि 90% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव थे। 10% को थोड़े बहुत लक्षण थे, जैसे फीवर था 2-3 दिन का, या किसी को स्मेल लॉस था, या टेस्ट लॉस था, या मामूली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस थे। एंड हार्डली लेस देन 1% बच्चों में कुछ हाई ग्रेड फीवर या लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब मोर देन 3 days, या थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी था। और बहुत सीरियस बच्चे तो बहुत ही कम थे, यानी टोटल 6 बच्चे हमारे पास थे जिनको लंग्स इन्वॉल्वमेंट था। और इसका सबसे अच्छा पार्ट ये था कि जो बहुत सीरियस बच्चे थे वो भी बहुत अच्छे से रिकवर किए, 100% रिकवर किए। मतलब ना तो किसी बच्चे को लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट लगा, ना उस बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, और 100% रिकवरी रेट था। इवन कि 100% लंग इन्वॉल्व वाले बच्चे भी 100% रिकवर किए एंड दे आर डूइंग ऑल गुड। तो ये बच्चों में एक बहुत अच्छी बात है कि मोर देन 90% एसिम्प्टोमेटिक हैं। कुछ बच्चे सिम्टम्स हैं लेकिन माइल्ड सिम्टम्स हैं। मॉडरेट सिम्टम्स वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से घर पे डॉक्टरों के द्वारा मैनेज हो रहे हैं। एंड वेरी लेस अमाउंट नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन फॉर दी कोविड कॉम्प्लिकेशंस। तो कोविड कॉम्प्लिकेशन बच्चों में बहुत कम है और रिकवरी रेट अच्छा है एंड फास्ट है। बिल्कुल, आपने अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर विनोद जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम है, ये बदलाव का मौसम है, दोपहर में धूप तपती है और शाम को बारिश होने लगती है, और जब भी मौसम में इस तरह का बदलाव होता है तो वायरल फीवर बच्चों में काफी देखा जा सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन एक तरफ है और उसमें भी सर्दी, खांसी, जुकाम इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो वायरल फीवर और कोरोना दोनों में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये वायरल है, ये कोरोना है? तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं कहूँगा कि आज की तारीख में बाय डिफॉल्ट हर बीमारी कोरोना है। जो भी मरीज आता है किसी भी लक्षण को लेके आता है तो कोरोना है या ना हो, लेकिन कोरोना का भय सबके मन में है, ट्रीटिंग डॉक्टर को भी और आने वाले मरीज को भी। तो कोरोना एक ऐसा भयावह रूप में, महामारी के रूप में हम पिछले 1 वर्ष 1.5 वर्ष से देख रहे हैं कि बाकी सब बीमारियां जैसे इक्लिप्स हो गई, गायब हो गई। बट सच बात यह है कि दूसरी बीमारियां अभी भी हैं, और जैसा आपने कहा कि बदलते मौसम में अन्य वायरल इन्फेक्शंस या एक साधारण बीमारियां, फ्लू जैसी बीमारियां होती रहती, वो आजकल भी होती हैं। और मेरा बच्चों को, पेरेंट्स को और जानकारी के लिए सिर्फ एक ही सुझाव है
कि हर बीमारी को हम संदेह की दृष्टि से देखेंगे कि शायद ये कोरोना है, लेकिन यदि घर में कोई संक्रमित है कोरोना से या किसी कांटेक्ट की हिस्ट्री है अथवा कोई भी बच्चा 3 दिन 4 दिन से ज्यादा बुखार से पीड़ित रहता है तो कोरोना की आशंका होने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है। अदरवाइज कोरोना भी एक साधारण मामूली वायरल बीमारी के रूप में बच्चों में देखी जाती है और आसानी से बिना किसी खास मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं और ज्यादातर बच्चे ठीक हो भी रहे। जी, तो ये लक्षण, यही तो हम जानना चाहते हैं कि यदि कोई लक्षण आता है तो माँ बाप कैसे डिफाइन करें, कैसे डिसाइड करें कि ये कोरोना हो सकता है, और इसको मतलब क्या टेस्ट कराना चाहिए किसी भी तरह की स्थिति में? सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू जब भी हो तो क्या टेस्ट कराना जरूरी है? टेस्ट कराने की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, ना टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है। यदि बच्चा सामान्य रूप से बीमार है, सामान्य रूप से बीमारी से मतलब है कि साधारण सर्दी खांसी है, हल्का फुल्का बुखार है जो सिंपल पैरासिटामोल देने से ठीक रहता है, बच्चे की एक्टिविटी रीजनेबली ठीक बनी हुई है, बच्चे का खाना पीना ठीक बना हुआ है, तो किसी भी चीज को, यहाँ तक कि आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बट अस्पताल लेके चेकअप कराना जरूरी है, इसकी आवश्यकता शायद नहीं लगेगी। जहां तक टेस्ट का प्रश्न है तो रूटीन टेस्ट या खासतौर से कोरोना की टेस्ट तभी जरूरी है जब कोई भी बुखार या बच्चा 4 दिन या उससे अधिक बीमार बना रहे। जी डॉक्टर साहब, इसी तरह की बीमारी में या जो साधारण लक्षण होते हैं वो सामान्य वायरल में भी देखे जाते हैं, कोविड में भी देखे जा सकते हैं। ना सामान्य वायरल के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है, ना कोविड के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है, और 99% बच्चे, मैं कहूंगा ज्यादातर बच्चे बिना किसी दवा के, बिना किसी खास डॉक्टरी सलाह के घर में भी ठीक होते हैं। बट डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो शायद आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपके बच्चे को कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। खासतौर से यदि कोरोना है भी तो उसके लिए आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। इस बीच में आपको सूचना दे दूं कि हमारे साथ भोपाल जिले के कलेक्टर अविनाश लवानिया जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा। लवानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत। आपसे हम रूबरू होंगे, उससे पहले हम डॉक्टर सीसी चौबल से बात करेंगे। भोपाल के जाने माने उदर रोग विशेषज्ञ हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना की जब शुरुआत हुई तो कोरोना और कोरोना से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस लंग्स तक सीमित बताए गए, और लेकिन जैसे जैसे कोविड आगे बढ़ा तो ये पता चला कि कोरोना सिर्फ लंग्स को प्रभावित नहीं करता, वो हमारी आंतों को, लिवर को और पैंक्रियाज को भी प्रभावित करता है। और जो लक्षण हैं उनमें सिर्फ श्वास से जुड़े हुए, स्मेल या टेस्ट जाने से जुड़े हुए नहीं देखे गए, बल्कि पेट रोगों से जुड़े हुए लक्षण भी कोरोना से रिलेट किए गए। तो डॉक्टर चौबल से हम जानना चाहेंगे कि गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम, उल्टी, दस्त, डायरिया के लक्षण देखे जाएं तो व्यक्ति कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये सामान्य लक्षण है पेट रोगों से जुड़े हुए या कोरोना से रिलेटेड है? जी चौबल साहब। देखिए, जैसे बताया गया है, अभी डॉक्टर विनोद जैन ने भी बताया कि बहुत से सिम्टम्स जो आप देखने को मिलते हैं आमतौर पे, जैसे आप देख रहे हैं कोई भी कोरोना का पेशेंट है, पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। सबको पता है, शायद आप सभी लोगों को जानकारी है कि ये वायरस एक पर्टिकुलर तरह के रिसेप्टर को अटैच करता है, विच इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन एंजाइम रिसेप्टर, जो होता है ACE2 करके रिसेप्टर होता है। इसके डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, लेकिन ये देखा गया है कि इवन स्टमक, इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली रेक्टम वगैरह जैसे इसके अंदर भी इसकी मात्रा काफी ज्यादा थी। इन्हीं रिसेप्टर्स पे वायरस अटैच होता है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर ये वाले रिसेप्टर्स बॉडी के और भी कई पार्ट में, पैनक्रियाज हुआ या लिवर हुआ, बिलियरी एपिथेलियम हुआ या हार्ट हुआ, सब जगह पाए जाते हैं। इसीलिए इसके बड़े दूरगामी इफेक्ट देखने को मिले कोरोना की। इवन ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर भी रिसेप्टर्स पाया जाता है, इसीलिए इसके इफेक्ट अब सब जगह देखे जा रहे हैं। जहां तक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट का मामला है, इसमें 2 सिम्टम जो मैंने, जैसे कि आपने बताया है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल्स आर क्वाइट स्पेसिफिक फॉर कोरोना इन्फेक्शन। यानी अभी तक की जितने से पहले भी आती थी बीमारियां, बहुत से वायरल फीवर्स होते, जुकाम होता, थोड़े टाइम के लिए स्मेल चली आती थी, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये कि कुछ पेशेंट को सिर्फ स्मेल सडनली जस्ट फॉर नो रीजन चली आती है। सर्दी जुकाम में नहीं, कुछ नहीं, इसी तरह टेस्ट भी पता चला कि एकदम सडनली चली आती है, उसको कुछ नहीं होकर, जबकि दूसरे कोई सिम्टम नहीं। इसी प्रकार दूसरे सिम्टम जो देखे गए, लॉस ऑफ एपेटाइट, आउटस्टैंडिंग सिम्टम है, खासकर कोरोना पैंडेमिक में सडनली अगर किसी जाती है तो वी आर अवेयर दैट दिस माइट बी कोरोना। इसके अलावा
डायरिया फॉर एग्जाम्पल, एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, ये कुछ सिम्टम्स है बड़े कॉमनली बताए गए। जब चाइना में सबसे पहले केसेस रिपोर्ट हुए थे तब कुछ चाइनीज अथॉरिटीज ने बताया था कि ये सिम्टम्स काफी ज्यादा मात्रा में है, पर इनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सब्सिक्वेंट स्टडीज डिड नॉट शो मच। बाद में फिर से पता चला कि नहीं, इनका इंसिडेंस डायरिया वगैरह का ऑलमोस्ट 40-50% है इन पेशेंट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज जो जानने की है, जिसके बारे में शायद लोगों को आइडिया नहीं है, देखिए रेस्पिरेटरी एपिथेलियम और आपके जितने आप जो टेस्ट कराते हैं आरटीपीसीआर, आपका नेगेटिव हो जाता है 10 दिन के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के अंदर यूजुअली हो जाता है। लेकिन स्टूल में शेडिंग वायरस की काफी लंबे टाइम तक रह सकती है। इनफैक्ट दे हैव बीन आइडेंटिफाइड इवन अप टू 10 वीक्स आफ्टर द रिकवरी आफ्टर योर नेसोफेरिंजियल स्वाब बिकेम नेगेटिव। कहने का मतलब ये कि अभी सिर्फ यही नहीं कि साहब ये नेगेटिव हो गया है तो इसका मतलब शायद ये डिजीज ट्रांसमिट ना करे। अभी इस पे कोई फाइनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का स्टूल की शेडिंग अगर वायरस की परसिस्ट कर रही है इतने लंबे टाइम तक, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशंस उसके जरूरी है। इसलिए कुछ चीजों के मामले में, टॉयलेट्स वगैरह के मामले में कई रिकमेंडेशन आई है कि कौन सा टॉयलेट यूज करना, स्टूल होने के बाद में कैसे उसको बंद किया जाना चाहिए, टॉयलेट को कैसे सैनिटाइज करना चाहिए, सर्फेसेस वगैरह, ये चीज इंपॉर्टेंट। तो ये फीकल ओरल ट्रांसमिशन जो इसको बोलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा एम्फेसिस अब जरूरी है, और इसके ऊपर थोड़ा सा जनरल पब्लिक का ज्यादा ध्यान नहीं था इस तरफ। इसके अलावा कई पेशेंट जो सीरियस हो जाते हैं, कई बार दे डेवलप पैनक्रेटाइटिस, जो एक तरह की बीमारी होती है। किसी भी आमतौर पे होने वाली पैनक्रेटाइटिस जैसा ही इसका पिक्चर रहता है, उसका ट्रीटमेंट भी लगभग वैसा ही रहता है। डेंजरस जो चीज देखी गई है खासकर कोविड के अंदर, कुछ पेशेंट्स, अबाउट 5% ऑफ पेशेंट्स पोस्ट कोविड स्टेट में आने, जब लगभग ठीक हो गए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, सडनली पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ, डिस्टेंशन हुआ, पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ, पता चला उसको इंटेस्टाइन की गैंग्रीन हो गई। इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने बताया कि कोरोना एंडोथेलाइटिस भी प्रोड्यूस करता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग को अफेक्ट करता है। इसीलिए आपको स्ट्रोक होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, और इसी प्रकार इंटेस्टाइन के अंदर भी गैंग्रीन, यानी समझ लीजिए कि एक तरह का इंटेस्टाइन स्ट्रोक है, तो इंटेस्टाइनल गैंग्रीन वगैरह हो सकती है, डेथ होती है। बाय एंड लार्ज जो डायरिया होता है, इससे होने वाला जो होता है वाटरी डायरिया होता है, वो किसी भी प्रकार का जो आमतौर पे सीजनल डायरिया होते हैं उस तरह हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट अ वेरी डिहाइड्रेटिंग डायरिया। अगर हो भी जाता है तो सिंपल हाइड्रेशन अगर आप मेंटेन करते हो, जो नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है उससे ठीक हो जाते हैं। रेयरली समटाइम्स हेमरेजिक कोलाइटिस जिसमें ब्लडी डायरिया वगैरह हो सकता है, इस पर ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो मेरा कहना ये कि अगर किसी पेशेंट को आउटस्टैंडिंग डायरिया ही अकेला सिम्टम है और बाकी सब सिम्टम इतने ज्यादा नहीं है, और अगर 3-4-5 दिन से ज्यादा होता है, डेफिनेटली ही रिक्वायर्स इवैल्यूएशन टू रूल आउट अदर कॉमनर कॉजेज, जैसे सैल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेरिटिस है या शिगेला है या अमीबेसिक, कई इस तरह के रहते हैं। तो स्टूल एग्जामिनेशन जो कन्वेंशनल अपन करते हैं, या कुछ आजकल कुछ नए टेस्ट भी आए हैं, हालांकि वो बड़े टेक्निकल चीजें, वो यहाँ इस फोरम पे शायद डिस्कस नहीं कर सकते, पर हम लोग कराते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को कोलाइटिस तो नहीं है, या सिंपल टॉक्सिनिक डायरिया है, या सिंपल सिक्रेटरी डायरिया, सब करना पड़ता है, पर ये बड़ी टेक्निक है। तो ये सब चीजें ध्यान में अब रखना जरूरी है। तो थोड़ा सा एम्फेसिस, लिवर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना जरूरी है। लिवर के अंदर ये देखा गया है कि जितने सीवियर केसेस हुए कोरोना के, सब में लिवर एंजाइम डिस्टर्ब हुए हैं, यानी हायर द लिवर एंजाइम्स एसजीओटी एसजीपीटी, द मोर आर द चांसेस ऑफ अ सीवियर कोविड स्टेट, एंड चांसेस ऑफ डेथ आर हायर ऑन दोज पेशेंट्स जिसमें ज्यादा रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि बहुत से पेशेंट सिरोसिस के रहते हैं, पुरानी लिवर डिजीज के रहते हैं, पुरानी तो क्या, या कई पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी आंतों की कोई बीमारियां हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह। तो सवाल आता था कि क्या इसमें कोविड ज्यादा होता है, या इसमें क्या कोविड की संभावना है, सीवियरिटी ज्यादा हो सकती है क्या? तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कायदा नहीं है कि ये जो इनको बीमारियां हैं तो इनको कोविड ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। हाँ, यदि किसी को पेशेंट को सिरोसिस है और एडवांस सिरोसिस ज्यादा है करके यदि उसको कोविड हो जाता है किसी वजह से, तो प्रोग्नोसिस में खराब रहती है, उसमें डेथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये सब इसके कई सारी इस तरह की इंडिकेशन जो आजकल उभर के आ रही थी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही। देश के जाने माने पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चौबल हमारे साथ जुड़े रहे। आपसे और भी हम सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी मौजूद हैं। हम सीधे कलेक्टर साहब के पास चलेंगे, क्योंकि भोपाल या अन्य जितने भी जिले हैं, सभी के जिला प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोविड के प्रबंधन में। जिस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, किस तरह से लॉकडाउन या अनलॉक की प्रक्रिया चलनी चाहिए। तो कलेक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जिला प्रशासन किस तरह की रणनीति बना रहा है आने वाले समय में कोविड और ज्यादा न बढ़े, और जिस तरह से हमने सफलता प्राप्त की है भोपाल में 1700 से 200 केस लाने में, तो ये जो ट्रेंड है ये सेट रहे आगे, इसी तरह से कोविड के केसेस कम होते रहे। तो जिला प्रशासन आने वाले समय में क्या करने जा रहा है, उसकी क्या भूमिका रहेगी, आप हम सबको बताएं। थैंक यू अतुल जी।
respected Faiz Kidwai sir, and it is our fortune that we have the best of the three doctors with us here today, Dr. Rahul Agrawal, Dr. Vinod Jain, Dr. C.C. Chaubal. I can't thank you enough for taking this time out for this session, because obviously लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं समझ में आ रही, and who better to clarify them than all of you who can actually do it for them. And मैं तो एक्चुअली यहाँ बैठ के भी नोट्स बना रहा हूँ, आप लोग जो बातें बता रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक नोट्स आउट ऑफ देम सो दैट वी कैन स्ट्रेटेजाइज बेटर एंड वी कैन गो फॉरवर्ड बेटर. As far as the number of cases की बात है, तो of course the corona curfew and the various other steps that the administration has taken are finally bearing fruits. हमारे केसेस जो लगभग 2000 तक चले गए थे किसी समय में, yesterday we witnessed only 176 cases, and उसमें से भी जो हमारा hospitalization है that has come down further. बट अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है कि ये केसेस दोबारा ना बढ़ें. वी शुड नॉट गो बैक इनटू अ सिनेरियो वेयर अगेन वी आर ट्रबल्ड बाय द नंबर ऑफ केसेस. और उसके लिए हम लोग अभी सभी को यही समझा रहे हैं कि एक तो जो अनलॉक है वो काफ़ी फेज्ड रहेगा, उसमें भी सभी लोगों को सारी सावधानियां बरतनी है. एंड आई थिंक द ग्रेटेस्ट पॉइंट दैट वी आर पुटिंग अक्रॉस इज दैट वी हैव मैंडेटरीली डिसाइडेड कि किसी भी वार्ड में अगर एवरेज केसेस इंक्रीजेस बियॉन्ड 10 फॉर 7 days, then that ward and the people of that ward cannot enjoy the freedom of unlock. Then वो जो वार्ड है वो वापस लॉकडाउन में जाएगा ही जाएगा. वहाँ पे कोरोना कर्फ्यू हमको फिर से लगाना ही पड़ेगा. जितनी भी शॉप्स हैं, प्रतिष्ठान हैं, उन सबको हम बंद करेंगे. So that the onus lies with the people, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार इस चीज को अकेले हैंडल कर ही नहीं सकती. जब तक लोगों का साथ नहीं होगा, लोग हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक हम अनलॉक को रेगुलरली ऐसा ही बनाए रखें और लोग सारी की सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर सकें, वो स्थिति हम लोग कायम नहीं रख पाएंगे. इसके साथ ही हम लोगों ने कोविड सेफ्टी टीम्स बनाई हैं. दीज आर द टीम्स दैट हैव बीन मेड एट वेरी वेरी स्मॉल लेवल्स, सो दैट हर कोविड सेफ्टी टीम के पास लगभग 75 से 100 शॉप्स, ऑफिसेज या ऐसा पर्टिकुलर एरिया आता है जिसपे वो रेगुलरली फोकस करके ये इंश्योर करती हैं कि यहाँ कोई भी वायलेशन कोविड प्रोटोकॉल का ना हो. एंड इट इज एक्चुअली हेल्पिंग अस आउट, क्योंकि हम ग्रेडेड अनलॉक कर रहे हैं. तो जो लोग पहले अनलॉक हो गए हैं उनको हम लोग इस प्रोटोकॉल में ला रहे हैं. एंड once we get them firm on this protocol, then of course जो लोग इसके बाद आएंगे उनको भी सेम प्रोटोकॉल पे लाना रिलेटिवली इजी होगा. हमारे पीएस सर और मिनिस्टर जो हैं वो एवरी डे रात को इस चीज़ की समीक्षा करते हैं कि हमारे यहाँ भोपाल में कितने केसेस आ रहे हैं. उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं हम लोग, एक एक केस के बारे में चर्चा करते हैं कि कहाँ से आया, क्या रीज़न रहा, एंड उसके आधार पे अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको और फर्म अप करते हैं अगले दिन के लिए कि और क्या क्या काम हमको करने हैं, जिससे कि हम इन नंबर ऑफ केसेस को ऐसे ही एट बेयर मिनिमम लोअर लेवल रख सकें. बट हैविंग सेड दैट, see, it's a live entity. It is not going anywhere now. And since it is not going anywhere, we all need to be prepared for a similar outburst later. And as there are apprehensions about corona affecting kids as well, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके भी सभी पहलुओं पे हम चर्चा करके वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट वुड वर्क, हाउ इट वुड ऑपरेट, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन टू इंश्योर कि हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है वो इससे बची रहे. एंड दैट इज वेयर ऑल ऑफ यू कम इन. Once again, I thank all of you for finding this time to clarify doubts and giving us the direction as to how we should be going forward. So once again, thank you very much. बिल्कुल, चिकित्सा जगत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. जिला प्रशासन, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपनी भूमिका निभा ही रही है, लेकिन जब तक एक्सपर्ट्स की एडवाइस नहीं आएगी, सही ढंग से रणनीति नहीं बन पाएगी. और इस दिशा में इस चर्चा से बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलने वाले हैं, ऐसी हम उम्मीद करेंगे. डॉक्टर विनोद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे फिर हम मुखातिब होते हैं. डॉक्टर साहब, एक बीमारी जो है, या इसको पोस्ट कोविड इफेक्ट कहें या कोविड का कॉम्प्लिकेशन कहें, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसके बारे में काफी कुछ सुना और पढ़ा जा रहा है. ये क्या है और क्या बच्चों को भी इसका असर होगा? किस तरह के सिम्टम्स रहेंगे? क्या ये पूरा है, बताइए. आपका एप्रीहेंशन बिल्कुल सही है. और ये एंटिटी मेरे ख्याल से सभी लोग इस कोविड के बाद ही इस एंटिटी से वाकिफ हुए हैं.
मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, और ये पोस्ट कोविड इवेंट है। पोस्ट कोविड जिन मरीजों को कोविड बीमारी हो चुकी है, कोविड से रिकवर हो चुके हैं, बट कुछ हफ्तों के अंदर ही उनको विभिन्न किस्म के लक्षण देखने को मिलते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित होने की वजह से देखने में आते हैं। चाहे वो लीवर प्रभावित हो, किडनी हो सकती है, इंटेस्टाइन हो सकती है, जिसकी वजह से उल्टी, दस्त, बुखार, तेज पेट दर्द, स्किन पे रैशेस आ सकती हैं, आंखों में लाल हो जाते हैं जिसको आंख आना बोलते हैं, बट उसमें नॉन प्रूलेंट मीन्स कीचड़ नहीं आती है। इस तरह के लक्षण देखने हमें आते हैं। और ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जैसे इसका अर्थ भी हम निकालें तो मल्टी सिस्टम मतलब एक शरीर के एक सिस्टम के अलावा दूसरे सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कोविड सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी नहीं रह गई जो हम मानते थे, बाकी सिस्टम भी जैसे डॉक्टर चौबल ने बताया इन्वॉल्व होते हैं। बट MIS में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में प्रैक्टिकली शरीर का हर अंग प्रभावित हो सकता है, और ये बदकिस्मती से कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक देखा जा सकता है। अब इसको पहचाने कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या हो चिकित्सक के पास हो सकती है, माँ बाप के पास हो सकती है। भाग्यवश बच्चों में MIS देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है, बट छोटे बच्चों में ये बहुत कम है। खासतौर से जो 2 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे हैं उनमें काफी कम है। रिपोर्ट करने के लिए तो न्यूबॉर्न्स में भी MIS देखा गया है, बट एडोलेसेंस में इनका रेट रिलेटिवली ज्यादा है। MIS में को डाउट करने के लिए या पेरेंट्स के लिए, यदि बच्चा आपका कोविड से रिकवर होने के बाद भी अस्वस्थ बना रहता है, बीच बीच में ठीक लगता है, फिर बीमार होते हैं, चाहे वो बुखार आए या सर्दी खांसी बार बार हो, तेज असहनीय पेट में दर्द हो, उल्टी दस्त का अटैक बार बार हो, या आप ये कह लें कि बच्चा आपको एक्सट्रीम वीकनेस की शिकायत करता है, दिन भर सुस्त रहता है, लेटा रहता है, तो उसमें डॉक्टरी सलाह की बेहद आवश्यकता है, जरूरी है। और जितने जल्दी डॉक्टरी सलाह लेंगे उतना असरकारक इलाज इसका संभव है। जो भी MIS के मरीज या बच्चे हम लोगों ने देखने में आए हैं, प्रैक्टिकली हर बच्चे की रिकवरी कंप्लीट हो सकी है, संभव हो सकी है, जो भी वर्तमान में हम दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो MIS कितने बच्चों में होगा उसकी परसेंटेज देखें तो अभी बहुत कम है। थर्ड वेव आने के बाद में मालूम नहीं कैसे स्थिति बनेगी, लेकिन करंट स्थिति की बात करें तो MIS इज डेफिनेटली ए नोन एंटिटी, और ये काफी देखने में आ रही है, बच्चों में भी देखने में आ रही है। बट इसको कितने हफ्ते तक हम ऐसा मान के चलते, यदि कोविड रिकवरी के बाद में यदि बच्चे में हिस्ट्री, डेफिनेट हिस्ट्री कि इसको कोविड रहा है या इसका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, और उसके बाद उसकी बीमारी या किसी बीमारी के लक्षण बार बार बच्चे को में देखे जा रहे हैं, तो शायद MIS की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। बिल्कुल, आपने एक हमें सुकून दिया कि कम से कम ये स्थिति है कि MIS हो जाए तो उसे सफलतापूर्वक ट्रीट किया जा सकता है और उसकी सफलता की दर जो है वो 100% है। तो ये एक राहत की बात है कि डॉक्टर प्रैक्टिकली 100% है। कुछ बच्चे हैं जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको पुरानी बीमारियां हैं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनको यदि बदकिस्मती से MIS देखने में मिलता है तो शायद फर्टिलिटी भी है, बट फर्टिलिटी रेट मींस मौत के आंकड़े बहुत कम हैं MIS की वजह से, खासतौर से पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। जी बिल्कुल, डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, MIS है या और भी पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी या अन्य कॉम्प्लिकेशंस एडल्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, तो बच्चों में कोविड से रिकवर होने के बाद किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसको किस तरह से मॉनिटर किया जाना चाहिए, और पेरेंट्स किस तरह की सावधानी बरतें? क्या कोई टेस्ट भी जरूरी है, टेस्ट कराने चाहिए कोविड के बाद, या जिस तरह से बच्चे रह रहे हैं वैसे रहने देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अभी हमने डिस्कस किया था कि बच्चों में सबसे कॉमन जो है, यानी मोर देन 90% आर एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव। फिर आता है सब्सिक्वेंटली माइल्ड पॉजिटिव, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव। तो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है। माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव का मतलब यह है कि मामूली सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, वो आप अपने लेवल पे मैनेज कर लें या डॉक्टर मैनेज कर देंगे।
प्रॉब्लम आएगा जब बच्चे को लगातार तेज बुखार रहेगा और हमको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे कि अब सीजन आ रहा है जिसमें वायरल फीवर भी फैलेंगे, वाटर बॉर्न डिजीजेस भी फैलेंगी। कोरोना का फियर ऑलरेडी है मन में। पिछले 15 महीने से हम सब लोग केवल कोरोना ही देख रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और डिजीजेज नहीं है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, लोगों की पब्लिक मूवमेंट बढ़ेगी, बीमारियां फैलेंगी, वाटर बॉर्न डिजीज, यानी अब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ऐड होंगे कि कोई भी बच्चा जब तेज बुखार के साथ में आएगा डॉक्टर के पास तो पेरेंट्स का फियर तो हमेशा कोरोना को लेकर ही रहेगा। अब डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हेन टू टेस्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि बच्चे को बुखार है और बुखार उतारने पर बच्चे की चंचलता, मस्ती, शरारतें अगर भरपूर हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका बच्चा अंदर से कोई बहुत सीरियस बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फीवर को इफेक्टिवली मैनेज करना और फीवर उतरने के बाद बच्चे की एक्टिविटी को नजर रखिए। अगर बच्चा आपका फुल्ली एक्टिव है मतलब आप निश्चिंत रहिए, आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए, पर अपने बच्चे को बुखार को मैनेज करते रहिए, बुखार को मॉनिटर करिए, उसकी एक्टिविटी पे नजर रखिए। उसका यूरिन आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है, पानी पी रहा है, खा रहा है और यूरिन आउटपुट उसका एडिक्वेट है तो आप बहुत निश्चिंत होकर के 3 दिन भी अपने बच्चे का इलाज करें। चौथे दिन के बाद में भी अगर किसी बच्चे को फीवर आ रहा है तो आप जरूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके बाद में अगर बच्चा डल हो रहा है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कोई भी बीमार होगा अंदर से तो डलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। यानी एक्टिविटी अगर कम हो गई, अगर माता पिता आपको कहते हैं कि डॉक्टर मेरा बच्चा खेल नहीं रहा तो आप जरूर अलर्ट हो जाइए कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम या कुछ सीरियस डिजीज अंदर चल रही है। अब वो कोरोना भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। अब ये दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू इन्वेस्टिगेट। तो अब आप बच्चे को इन्वेस्टिगेट करिए एंड अकॉर्डिंगली जो उसके डिजीज है उसको ट्रीट करिए। अभी हमने डिस्कस किया था कि बच्चों में लकीली कोरोना की वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड सीरियस डिजीज नहीं है। PIMS या MIS-C की जो हम बात कर रहे हैं वो पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन है। मतलब अभी जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो वाले हैं जिनको कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना हो चुका शायद 1 आध महीना पहले, अब वो आए हैं विद फीवर और विद सम रैश। तो बड़ी वेक प्रेजेंटेशन के साथ बच्चे आते हैं, उसमें हमको शक आता है। जब शक आता है तब हम उसका एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं और उसमें कोरोना SARS-CoV टोटल एंटीबॉडीज आर पॉजिटिव एंड दे आर स्ट्रांगली पॉजिटिव। स्ट्रांगली पॉजिटिव का मतलब यह है कि वो बच्चे को एसिम्प्टोमेटिकली कोरोना हो चुका इन द नियर फ्यूचर, लास्ट 1 आध महीने में ही हुआ है और वो बच्चा कोरोना से सुरक्षित बाहर निकल आया। अब आप इस माइल्ड PIMS को मैनेज कर लीजिए। तो PIMS या MIS-C की बात करते हैं तो उसमें भी 3 वैरायटी आएगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और माइल्ड को आप बहुत आराम से सिंपल तरीके से मैनेज करें। सीवियरिटी बहुत कम देखने को मिली है। अभी तक हमको केवल 3 बच्चे ऐसे मिले हैं जिनमें वाकई MIS-C सीरियस था और जिसमें हमको हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट देना पड़ा जी। तो अगर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात अतुल आपको बताना चाहेंगे कि वाटर का इंटेक बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि छोटे बच्चों में जैसे ही हाई ग्रेड फीवर आता है तो वाटर लॉस बहुत रैपिडली होता है। थ्रू स्वेटिंग होगा, थ्रू वेपोरेशन होगा। और अगर बच्चे का वाटर इंटेक कम हुआ और उसको लगातार 3 दिन 4 दिन फीवर आ रहा है तो बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होने से उसकी डिजीज कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। तो आप हाइड्रेशन हमेशा अच्छा रखें। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स पे बहुत ध्यान दें पेरेंट्स कि फ्रूट्स, सारी वैरायटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खिलाएं। दैट्स ऑल जी। डॉक्टर चौबल साहब के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि बच्चों में बताया गया कि बच्चों में भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, MIS हो सकता है। एडल्ट्स की हम बात करें तो कोविड होने के बाद किस तरह के टेस्ट होने चाहिए ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सके या उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, और उन कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए खास तौर पर पेट से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कैसे क्योर किया जा सकता है, लाइफस्टाइल में किस तरह की बदलाव किया जा सकता है ताकि वो कॉम्प्लिकेशंस अपने आप ही ठीक हो जाए और व्यक्ति पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। जी देखिए, जहां तक टेस्ट का सवाल है, यदि किसी को होता है, नॉर्मली पेशेंट्स को आजकल होम आइसोलेशन वगैरह जैसे बताते हैं, तो बेसिकली यदि अपन करंट गाइडलाइंस देखें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी लास्ट वाली उसी की आई है, होम क्वारंटाइन मेनली देयर एम्फेसिस इज ऑन सीइंग द ऑक्सीजन सैचुरेशन। यदि आपका 95 के ऊपर रहता है और आपको बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग फीवर या बहुत ज्यादा कॉफ वगैरह नहीं है तो मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। और जहां आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो, इमीडिएटली डॉक्टर्स को कांटेक्ट करके जाना पड़ता है। जब पेशेंट का आपका सब कांटेक्ट होता है, प्रेफरेबली आपको सेकंड या थर्ड आपको इमीडिएटली आप एंटीजन टेस्ट कराते हैं। बहुत बार यदि पॉजिटिव आता है तो RT-PCR की जरूरत नहीं,
लेकिन एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर नेगेटिव आता है तो फिर हमको आरटीपीसीआर कराना आवश्यक हो जाता है, जिसमें दो तरह के होते हैं। पहले वो फेरेंजियल स्वाब भी लेते थे और दूसरा था नेजोफेरेंजियल। नेजोफेरेंजियल स्वाब की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो कराना पड़ता है, आरटीपीसीआर से ही होता है। आपको एक रूटीन टेस्ट कराना पड़ेगा। रूटीन टेस्ट में एक ब्लड काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स का नंबर देखा जाता है और एनएल रेशियो करके बोलते हैं, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो अपने को निकालना पड़ता है। इस बीमारी में खास कर देखा है कि लिम्फोसाइट्स का नंबर एकदम ड्रॉप होने लगता है, बहुत कम हो जाता है। तो ये भी एक एडवर्स साइन है इन पेशेंट्स के अंदर, सिवियरिटी का साइन है। इसके अलावा ये एक तरह का अक्यूट डिजीज है और इसकी वजह से कई अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स बॉडी में बोलते हैं जो बढ़ जाते हैं। सीआरपी लेवल का बढ़ना, फेरेटिन लेवल बढ़ जाते हैं, एलडीएच बढ़ जाता है। कुछ केसेस में चौथे या पांचवें दिन अपन डी डायमर टेस्ट कराते हैं, या कुछ के पेशेंट्स के अंदर जिनमें शुरू में 2-3 दिन फीवर चला गया और पता चला 5वें 6वें दिन सडनली आया, तो दैट यू गेट अलार्म कि साइटोकाइन स्टॉर्म तो डेवलप नहीं हो रहा है। यूजुअली साइटोकाइन स्टॉर्म डेवलप होता है 6वें 7वें 8वें दिन के आसपास होता है, इसलिए वो सेकेंड वीक बहुत कुशल माना जाता है। तो इस टाइम अपन हमेशा IL-6 वगैरह कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि IL-6 कराने के कई स्टिंजेंट उसके रिक्वायरमेंट्स है, उस तरह से बहुत बार फॉलो नहीं हो पाता कि कलेक्शन होने के बाद इमीडिएटली सैंपल को टेस्ट करना पड़ता है करके। पर अगर IL-6 लेवल्स काफी बढ़े हुए हैं तो दैट्स अ बैड साइन एंड सजेस्ट अ साइटोकाइन स्टॉर्म। इसके अलावा रिकमेंडेशन ये है कि आपको लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट ये ऑलमोस्ट एवरी 24 to 48 आवर्स कराना है। और जो बाकी स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो मैंने बताया जैसे डी डायमर वगैरह है, ये एवरी 48 to 72 आवर्स आप करा सकते हैं। तो ये टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे आपको सिवियरिटी का भी अंदाजा लग जाता है, हाउ द पेशेंट इज बिहेविंग, कैसे क्या हो रहा है करके होता है। और सारा आपका फिर से बेसिक तरह ट्रीटमेंट अगर आप देखा है तो इन सारी चीजों के अंदर जो अभी तक मैंने लिटरेचर में देखा है, बहुत सारी दवाएं आई गई, कई तरह के ट्रीटमेंट आए गए। कोई भी नई दवा या कोई भी बीमारी जब आती है तो हमेशा उससे आती होता है, बहुत तरह की चीजें ट्राई की जाती हैं, बट अल्टीमेटली दे डोंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। यानी कई हार्डकोर स्टडीज के अंदर बाद में वो, यानी इवन रेमडेसिविर दवा का अंदर भी अब पता चला कि उसका भी अब रोल डाउटफुल होने लगा है। रेमडेसिविर के पीछे लोग बिल्कुल बहुत बुरी तरह पड़े थे। याद रखिए रेमडेसिविर की दवा ये थी, इससे आपको सिर्फ जो पेशेंट रिकवर होना है उनका ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी कम हो जाती थी। जैसे कोई अगर 10 दिन में ठीक हो रहा है तो हो सकता है 7 दिन में डिस्चार्ज ठीक हो जाए, लेकिन जिन पेशेंट्स को मॉडरेट टू सीवियर डिजीज होना, जिनकी डेथ होना है, रेमडेसिविर का उसमें कोई रोल नहीं था। रेमडेसिविर ने मौतें नहीं बचाई, जो बच रहे थे उनकी सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कम की है। स्टीरॉइड्स के मामले में कहा जाता है ठीक है, डेक्सामेथासोन हम देते, काफी एम्फेसिस रहा इसके ऊपर, 28 डे मॉर्टेलिटी डेफिनेटली इट वाज फाउंड टू बी लेस विद स्टीरॉइड, लेकिन उसका भी रोल के बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, मैं तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं, इंटर्निस्ट भी हूं, क्योंकि आई हैड अ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन आल्सो। ऑक्सीजन थेरापी गिवन प्रॉपर्ली एंड इन टाइम probably is one of the major things which can save these patients and keep them alive for a long time. And many patients, if correctly administered, ऑक्सीजन ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग तरह की रहती है थेरापी है, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम नेजल कैनुला से लेके बिल्कुल आके इन्वेजिव वेंटिलेशन तक, डिपेंडिंग ऑन कब क्या लेना है, कैसा डिसीजन लेना है करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, डेफिनेटली बचाव के लिए जैसे डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने बताया था कि डेफिनेटली आपके कई होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विच आर वेरी गुड इन नंबर इन ग्रीन वेजिटेबल्स हुए या फ्रेश फ्रूट्स हुए, फ्रेश वेजिटेबल्स हुए। चौबल साहब, ये मैं फैज अहमद किदवई साहब को किसी और बीसी के लिए जाना है, तो वो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एग्जिट से पहले एक संदेश देते हुए वो इस प्रोग्राम से जा सकते हैं, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे किदवई साहब की तरफ। अच्छा, मुझे मैं तो ऐसे ही जाने को कह रहा था, आपने एक सीएम की वीसी है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड आई होप दैट आई वुड हैव स्टेड लॉन्गर, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आई थिंक ये जब फेसबुक पे जाएगा और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा तो बहुत से पेरेंट्स को आई एम श्योर इससे बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू किदवई साहब, आप हमारे साथ जुड़े। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और भोपाल कलेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अविनाश लवानिया जी। ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है, कलेक्टर साहब आप डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, सब हमारे एक्सपर्ट्स हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खासतौर पर बच्चों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। तो ये जो चर्चा है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अंतिम पड़ाव पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जिला प्रशासन आगे बढ़ेगा और एक्सपर्ट्स की राय के साथ हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं? So
आई थिंक दो एस्पेक्ट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ कोर्स इज अबाउट प्रिकॉशंस, हाउ वी कैन इंश्योर कि आवर किड्स डू नॉट कम अक्रॉस कोविड. एंड सेकेंड पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी डॉक्टर राहुल ने बहुत कैटेगोरिकली जिसको क्लैरिफाई किया, दैट इज अबाउट कि लोगों में पैनिक ना हो बच्चों में कोविड को लेकर के. सो वेरी राइटली ही पॉइंटेड आउट दैट 90% ऑफ द केसेस आर इन एनी केस एसिम्प्टोमेटिक. उसके बाद देयर इज अ सब्सटेंशियल परसेंट व्हिच वुड बी माइल्डली सिम्प्टोमेटिक एंड देयर वुड नॉट बी एनी इश्यूज. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि हाउ टू डिटरमिन इफ your case or the case of your child falls in that limited scenario where you need to be careful or where you need to consult the doctor. तो उसके बारे में जो आई एम श्योर आपने बातें बताई हैं, एंड आई थिंक सिमिलर पॉइंट्स वर इटरेटेड बाय डॉक्टर विनोद एंड डॉक्टर चौबल एज वेल. So these will help the people to understand when they need to be concerned, when they need to start taking action on this, and largely they do not need to panic. I think ये बात सब लोगों को बहुत clear होगी. This will also help us in strategizing as to how we, moving forward from here, take this into account and what are the kind of preparations we should be making for the third wave as well. So it's quite fruitful, and I think I'd leave it at that. Thank you. बिल्कुल, बहुत जल्द हमारे साथ विश्वास सारंग जी जुड़ सकते हैं, तो मैं फिर हमारे एक्सपर्ट्स के पास आऊंगा. डॉक्टर विनोद जैन साहब के पास में आऊंगा. डॉक्टर साहब, जिस तरह का डर बच्चों में कोविड को लेकर है और जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, और आप सबने बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश भी डाला कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक फियर होता है और बच्चे मानते नहीं है. वो मास्क नहीं पहनना चाहते, वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहते, वो मोहल्ले में अपने साथियों के साथ खेलने के लिए निकल जाते हैं, अपने पेरेंट्स के भी बहुत नजदीक आने की कोशिश करते हैं. ऐसे में क्या किया जाए? आपका एप्रीहेंशन उचित है और पेरेंट्स की परेशानी भी है लॉकडाउन में, बट मैं कहता हूँ कि इस लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटी क्यों ना माना जाए. बच्चे बच्चे हैं और बच्चों के लिए समझाना, बच्चों से काम कराना, उनमें अच्छी आदतें इनकलकेट करना, ये सब पेरेंट्स की जिम्मेवारी है. और जैसा पेरेंट्स करते हैं वैसे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है. रही बात मास्क की और कोविड से बचाव की, तो यदि आप बेवजह घर के बाहर नहीं जाते, इंक्लूडिंग एडल्ट्स, जो लॉकडाउन में हुआ, तो जायज है आपके घर में आपके बच्चे, आप भी सुरक्षित है, आपके बच्चे भी सुरक्षित है. 2 साल से कम उम्र के बच्चों को वैसे भी मास्क लगाना ना रिकमेंडेड है, ना ही संभव है. रहा प्रश्न बड़े बच्चों को, उनकी मास्क की आवश्यकता तभी है जब या तो घर में कोई कोविड का पेशेंट है, क्वारंटाइन में होने के बावजूद भी उनको मास्क का उपयोग करना चाहिए, मरीज को भी, एडल्ट्स को भी और बच्चों को भी. या फिर आप कभी मजबूरी में किसी वजह से बाहर निकलना पड़ता, तब मास्क की आवश्यकता है. बट मास्क के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं. कौन सा मास्क इस्तेमाल करें, किस तरह का मास्क लगाएं. कुछ लोगों का कहना है कि जो आप सिंपल कॉटन मास्क यूज करते हैं उसकी इफिकेसी है ही नहीं, जिसको लगाने का फायदा क्या. तो सच बात है कि N95 मास्क एडल्ट साइज के तो उपलब्ध हैं, बच्चों के लिए तो उपलब्ध भी नहीं है. तो आपके पास जो उपलब्ध है सिर्फ वही मास्क लगाएं. तो क्या हम डबल मास्क लगाने की सलाह दें? ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो शायद डॉक्टर्स क्या, प्रोफेशनल्स क्या, पेरेंट्स क्या, सभी को बहुत मुश्किल है तय करना. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप जितना संभव हो, खासतौर से यदि बाहर निकलते हैं या घर में कोई कोविड पेशेंट है, तो मास्क लगाना, उसके ऊपर मास्क की हैंडलिंग. आपने मास्क तो लगाया, लेकिन आपका हाथ बार बार मास्क को एडजस्ट करने में लगा रहता है, तो मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं. मास्क की आउटर सरफेस सही तो आके वायरस बैठे, और उसी हाथ को आप बार बार लगाएंगे, तो मास्क हैंडलिंग नहीं होना चाहिए, जो बच्चों को समझाना मुश्किल है. नंबर 2, यदि बच्चों की हैंड हाइजीन अच्छी रहती है या बच्चों को आदत बनाई जाती है कि बेवजह चेहरे के आसपास हाथ ना लेके जाएं या हाथों को बार बार वॉश करें, तो शायद काफी हद तक कोविड से बचाव होता रहेगा या किसी भी दूसरे वायरल इन्फेक्शन से भी बचाव होता रहेगा. मास्क लगाना इतना जरूरी है, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि एडल्ट्स यदि मास्क का उपयोग ठीक तरीके से करते हैं
अपनी हैंड हाइजीन रखते हैं, जो 3 मूल मंत्र हैं, डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड मास्क, इन 3 मूल मंत्रों को यदि हम एडल्ट्स अपना लें तो शायद हम बच्चों को इनडायरेक्टली बहुत अच्छा प्रोटेक्शन ऑफर कर सकते हैं। रहा प्रश्न थर्ड वेव का कि थर्ड वेव में क्या बच्चे ज्यादा पीड़ित होंगे, और मैं थर्ड वेव के बारे में यदि आप मेरे को अलाउ करें तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सेकेंड वेव से अभी हम जूझ रहे हैं और सेकेंड वेव भाग्यवश उतार पर है, और थर्ड वेव की हम उम्मीद करते हैं कि शायद यदि आती है तो अगले 3 महीने 4 महीने के बाद शायद अक्टूबर नवंबर में थर्ड वेव का सामना करना पड़े। अब थर्ड वेव के पहले यदि हम एनालाइज करें कि थर्ड वेव क्या वाकई में सीरियस होगी, तो मैं नहीं समझता कि ये डर जनता में या हमारे पेरेंट्स को या बच्चों के दिमाग में बिठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल मैं नहीं समझता, मेरी नजर में थर्ड वेव इतनी सीरियस होगी कि बच्चों को ही प्रभावित करेगी या बच्चे अत्यंत गंभीर रूप से बीमार होंगे, ऐसा शायद संभव ना हो। ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं। जो मेरे पास जो मेरे ज्ञान से मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं उसके आधार पर यदि मैं बोलूं तो अभी जो वैक्सीन का स्टेटस है बच्चों में नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन का स्टेटस है तो लगभग 2% लोगों को दोनों डोजेस लग चुके हैं, लगभग 12 से 15% लोगों को कम से कम 1 डोज लग चुका है। तो अगले 3 महीने में टोटल वैक्सीन हम समझते हैं कि लगभग 25 से 30% ऐसे लोग हो जाएंगे पॉपुलेशन जिनको 1 या 2 डोजेस लग चुके होंगे। अभी हम कोविड की स्थिति देखें तो जितने कोविड कन्फर्म्ड पेशेंट हैं वो लगभग 2 से 2.5% हैं, लेकिन अनरिपोर्टेड केसेस को देखें, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को देखें या अंडर रिपोर्टेड पेशेंट्स को देखें तो लगभग ऐसे जो सरकारी रिकॉर्ड्स में या हमारी जानकारी में नहीं है, तो टोटल मिला के 12 से 15% पेशेंट पॉपुलेशन जो है जो कोविड से पीड़ित हो चुकी है। और अगले 3 महीने में ये फिगर कहाँ जाएगा, अनदर 10 to 15%। तो यदि 1/3 पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुका है, 1/3 पॉपुलेशन अगले 3 महीने में कोविड से पीड़ित हो चुकी है, तो जो अनवैक्सीनेटेड या अनप्रोटेक्टेड पॉपुलेशन है जो बदकिस्मती से एडोलेसेंस या 18 वर्ष से कम बच्चों उम्र के बच्चों की रहेगी, वो सिर्फ रहेगी कितनी, 20 से 25%। तो बच्चों में एज इट इज कोविड का प्रभाव पिछले 2 लहरों में हम देख चुके हैं काफी कम है। तो तीसरे लहर में हमें तैयारी जरूर होनी चाहिए हमारे स्तर पे, बट हम नहीं समझते हैं कि उससे बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है कि 30% पॉपुलेशन में 1 से 2% भी गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना उसमें भी काफी कम है, प्रभावित होते हैं, ये आंकड़ा बहुत कम है। फिर म्यूटेशंस की बात करें, री इन्फेक्शन की बात करें, तो ये चीजें तो पहले भी होती आ रही हैं, आगे भी होती रही हैं। तो मेरे को लगता है कि अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना से हम जितना लड़ चुके हैं और जिस ताकत से लड़े हैं, तो कोरोना का हारना बिल्कुल निश्चित है। मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि उम्मीद करें कि शायद हमें अब एक दुख भरे दिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं देखने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़ने जा रहे हैं और विश्वास सारंग जी से हम चर्चा शुरू करेंगे। वो यात्रा पर हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समय निकाला है। विश्वास जी, जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन संस्थानों ने कोविड के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमने केसेस को कंट्रोल करने में एक अहम मुकाम हासिल किया है, और 2000 भोपाल की हम बात करें तो 2000 से 200 से नीचे हम आ चुके हैं। और लगातार हमने देखा कि आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में मेडिकल कॉलेजेस का दौरा करते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे और नियमित तौर पर आपने लोगों से भी संवाद बनाए रखा और मेडिकल एक्सपर्ट से भी संवाद बनाए रखा। और हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस थे, नए नए स्ट्रेंथ्स थे, तो आपने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से भी बात की। तो आज की इस परिस्थिति में हम चाहेंगे कि आप मेडिकल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ये जो चर्चा चल रही है उसको एक अहम मुकाम पर ले जाते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें। जी सर, आपका माइक म्यूटेड है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं सबसे
पहले तो आप सबसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपसे देर से जुड़ पाया। मेरे को सीहोर में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग थी, इसलिए मैं विलंब से आप सबसे मुझे बात करना अफसोस है कि मैं सभी हमारे महानुभावों के विचारों को सुन नहीं पाया, पर मैं बहुत बधाई दूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर इस का आयोजन किया गया। ये बात सही है कि हमने सेकेंड वेव में देखा कि पूरी दुनिया हिल गई, देश भी की स्थिति भी बहुत खराब हुई और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये भगवान की कृपा है। और मैं ये मानता हूँ कि जनता के आत्मानुशासन से और सरकार के प्रयास से आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी हुई है। और ये बात भी सही है कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना है ये अलग बात है। कोरोना की गति जो है वो कम हुई है। अब अलग अलग बातें चल रही हैं कि थर्ड की तो वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ये सब मुझे लगता है अभी तो संभावनाएं हैं, क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल वायरस है कि इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा अभी कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर सकता। पर जिस प्रकार से सेकेंड वेव में पूरी दुनिया में उतनी तैयारी नहीं हो पाई जो अपेक्षित थी, तो अब हमें समय यही सिखाता है कि हमें थर्ड वेव की पूरी तरह से तैयारी करनी होगी। पर यह बात भी सही है कि जब संक्रमण की बात आती है, संक्रमण की बीमारी की बात आती है या महामारी की बात आती है, तो जब हम तैयारियों की बात करते हैं या तैयारियों की समीक्षा करते हैं या तैयारियों को देखते हैं, तो जब महामारी शब्द आता है तो हर व्यवस्था हमें छोटी दिखती है, और इसीलिए शायद इसको हम बीमारी नहीं कह रहे हैं, महामारी कह रहे हैं। तो यदि तीसरी वेव आएगी, भगवान ना करे आए, पर यदि आएगी तो निश्चित रूप से हमें उसकी तैयारी करनी होगी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम जिले के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि हम इंस्टीट्यूशनल वाइज, हम संस्थागत तैयारी करेंगे। हर एक हमारा जो मेडिकल सेटअप है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, उसकी हम मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हम जो भी अब आगे की हमारी प्लानिंग कर रहे हैं वो हम संस्थागत कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन हो हेल्थ से जुड़े हुए, उनके चाहे बिस्तरों के एनहेंसमेंट की बात हो या बाकी बिस्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमें और क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन सब की तैयारी हम कर रहे हैं। और संस्था वाइज हम प्लानिंग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, किस अस्पताल में हमें कितने बिस्तर बढ़ाने हैं, हमारा ऑक्सीजन का जनरेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होगी, वेंटिलेटर से लेकर आईसीयू, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों से जुड़े हुए हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी तैयारी हम कैसे करें, पीआईसीयू की हम व्यवस्था कैसे करें। और इसमें एक बड़ा एस्पेक्ट है कि हम इस पूरी पेंडेमिक में हम देख रहे हैं कि हेल्थ वर्कर पर जिस प्रकार का प्रेशर आया है, तो थर्ड वेव में हम किस तरह से एक पैरेलल हेल्थ वर्कर की टीम को हम तैयार करें, उसकी अलग से हम ट्रेनिंग कैसे करें। यदि बच्चों में ये तीसरी वेव का असर होता है तो बच्चों के इलाज के लिए हमारी मेडिकल की जो हेल्थ वर्कर की टीम है उसकी हम किस तरह से ट्रेनिंग करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि केवल बच्चों का इलाज ही नहीं, टेस्टिंग से लेकर और सभी हमारा बच्चों के इलाज में हमें अलग से हमारे मैन पावर को, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। इस सब की हम तैयारी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे आने वाले समय में ये थर्ड वेव ना आए, उसके लिए कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम समाज में ज़रूर प्रसारित कर सकें, इसकी हमें ज़रूर व्यवस्था करनी चाहिए। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जुड़ने से मैंने जो अविनाश को सुना और डॉक्टर विनोद जैन जी को सुना, और जो मैंने आप ही के माध्यम से डॉक्टर राहुल के विचार सुने, कि सबसे महत्वपूर्ण है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति लोग इसको लेकर बहुत पैनिक हो जाएं, पर यह बात जरूर है कि लोगों को एजुकेट हमें जरूर करना होगा।
सरकार की ओर से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारी सेकेंड वेव की जो भी दिक्कतें रहीं उसकी समीक्षा करें और तीसरी वेव की उस हिसाब से हम तैयारी करें। पूरे प्रदेश में हम इन बातों पर बात कर रहे हैं। जैसे हमारे कलेक्टर भोपाल यहाँ पर हैं, फैज़ किदवई जी भी शायद पहले जुड़े थे, अभी मुझे दिख नहीं रहे, पर यदि वो हैं तो हम सब ने मिलकर भोपाल में खासकर 25 पॉइंट का हमने हमारी एक पूरी आगे का एक्शन प्लान बनाया है और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि तीसरी वेव पहले तो ना आए तो हम उसको ठीक ढंग से उसके निदान के लिए उसके समाधान के लिए हम पूरी तरह से काम करें। मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विशेषज्ञों के साथ बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है ये लगातार चलते रहना चाहिए। इस तरह से नॉलेज शेयरिंग का, थॉट शेयरिंग का हमें ज़रूर कोई ना कोई प्रकल्प डेवलप करते रहना चाहिए। इस तरह से हम यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम जनता को ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे। मैं एक बात और अंत में इंगित करना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी कोरोना की लड़ाई को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है और केवल सरकारी अधिकारी या प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज जुड़कर इस लड़ाई को लड़े और जिस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को गांव तक उन्होंने विस्तारित किया है, प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में और गांव में, और उनका ये मानना है कि जब संक्रमण की बात आती है, एक दूसरे से के कारण बीमारी आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से वायरस से ज़्यादा व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार वो महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का व्यवहार बहुत संयमित हो, अनुशासित हो। और यदि व्यक्ति के व्यवहार को संयमित और अनुशासित करने की बात आती है तो निश्चित रूप से समाज का इन्वॉल्वमेंट या समाज को आगे जरूर आना पड़ेगा और इसलिए हम सामाजिक जन जागरण सुनिश्चित करें और ये बात को आगे जरूर बढ़ाएं कि हम सब अपने को और अपने परिवार को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा और इसी बात को हमें आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर विचार का आदान प्रदान हुआ है। मैं चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजर जो हैं इसको सभी को कंपाइल करें और मुझे भी यदि ये पहुँचाएंगे तो हम आगे हमारी सरकार के माध्यम से हम आगे की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें इसको समाहित करेंगे और पीरियडिक समय समय पर यदि हम लोग मिलकर और भी लोगों को जोड़कर इस तरह की आगे की तैयारी यदि के बारे में लोगों से विचार लेंगे तो शायद ज़्यादा उपयोगी होगा। मैं ऑर्गेनाइजर को बहुत बधाई देता हूं और इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आप सबको सुनने का और अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास सारंग जी। शासन की इच्छा शक्ति, शासन का दिशा निर्देश, शासन की कार्यशैली और उसके बाद प्रशासन की क्रियान्वयन की क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रशासन की भी होना चाहिए और उसके साथ जन सहयोग और एक्सपर्ट्स की राय, इन सब के समन्वय से निश्चित रूप से एक हार्मोनी बनती है और जो मंथन होता है उससे निष्कर्ष निकलने के बाद यदि उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाए तो ऐसी कोई वजह नहीं कि इस बीमारी की थर्ड लहर को हम बिल्कुल रोक पाए। आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, इसके साथ ही कलेक्टर भोपाल अविनाश चवानिया जी हमारे साथ जुड़े, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर सीसी चौबल जी हमारे साथ जुड़े, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल का हम आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर विनोद जैन का आभार व्यक्त करते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ IAS फैज अहमद किदवई जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल जिनकी पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश शासन और अन्य सभी जिला प्रशासन से जुड़ी हुई इकाइयों का, खास तौर पर मेडिकल टीम का जो फील्ड स्टाफ है, उन सब का भी धन्यवाद हम करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े, फिर धन्यवाद और निश्चित रूप से हम इसके आउटकम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वीडियो क्लिप्स के माध्यम से हम स्कूल तक और जन जन तक इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।